Hello and very good evening to my dear students and all the viewers of my channel English classes by Nitu Girl. आज हम क्लास 9th के इकोनॉमिक्स में से इकोनॉमिक्स मीन्स अर्थशास्त्र में से लेसन नंबर 1 जिसका नाम है पालमपुर गांव की कहानी पढ़ेंगे। ये कहानी हम 2 भागों में पढ़ेंगे। असल में ये कहानी बहुत खूबसूरत है, परंतु सबसे खास बात ये है कि ये अपने एक बहुत ही मुख्य उद्देश्य को पूरा करती है, और वो उद्देश्य है कि हमें कुछ टेक्निकल टर्म्स जो कि इकोनॉमिक्स के अंदर होती हैं उन्हें समझाना। और जो सबसे बड़ी टर्म हम आज पढ़ेंगे वो है उत्पादन। उत्पादन मीन्स किसी भी वस्तु को बनाना, छोटे लेवल पर या फिर बड़े लेवल पर उसको पैदा करना, तो उसको उत्पन्न करना। अब जब ये उत्पादन किसी वस्तु का बड़े लेवल पर उत्पन्न किया जाता है तो उसे उत्पादन कहते हैं। और इससे जुड़ी हुई जो विचार हैं उन्हें हम आज इस कहानी के जरिए समझेंगे, क्योंकि वो हमने बहुत ही बेहतरीन ढंग से इस लेसन को प्रेजेंट किया गया है। और मुझे लगता है कि आपको पूरी 9th के अंदर सबसे मजेदार लेसन ये लगने वाला है। इसे हम 2 भागों में करेंगे, उसके बाद हम इसके अभ्यास के प्रश्न करेंगे, फिर हम करेंगे 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन, और अंत में हम एक क्विज करवाएंगे जिसके आंसर से आप जांच सकेंगे कि आपने इस लेसन को कितना समझ लिया है। तो आइए शुरू करते हैं। पालमपुर एक बहुत ही प्यारा सा गांव है, कल्पित है। सबसे पहले तो आप देख लीजिए, ये काल्पनिक गांव है। हो सकता है कि इसका नाम किसी गांव से मिले, यूपी से मिल सकता है, दिल्ली में मिल सकता है, परंतु जो यहाँ पर चित्र प्रेजेंट किया गया है, जो हमें प्रेजेंटेशन दी गई है, उसमें जो पालमपुर गांव है वो एक काल्पनिक है, और उसके द्वारा जो वहां पर क्रियाएं हो रही हैं उसके द्वारा हमें उत्पादन को समझाया गया है। तो पढ़ते हैं। पालमपुर जो है छोटा सा गांव है जिसकी प्रमुख क्रिया, सबसे मेन कार्य जो होता है वो खेती है। इसके अलावा कुछ छोटे मोटे कार्य और होते हैं, क्रियाएं, वो लघु स्तरीय है। लघु स्तरीय का अर्थ होता है छोटे लेवल पर, जैसे कि विनिर्माण। विनिर्माण का अर्थ है कुछ भी बनाने का, निर्माण करने का। फिर डेयरी, डेयरी का मतलब जो दूध वगैरह का कार्य होता है। परिवहन का मतलब ऑटो रिक्शा वगैरह चलाने, ट्रैक्टर चलाने, ये। लेकिन ये सभी सीमित स्तर पर होते हैं। सीमित स्तर का अर्थ होता है छोटे स्तर पर। इन उत्पादन क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है, और ये जैसे कि प्राकृतिक संसाधन जो हमें प्रकृति ने दिए हैं, मानव निर्मित संसाधन जिन्हें हमने बनाया है, तीसरा हमें मानव प्रयास, हम जो मेहनत करेंगे ना, फिजिकल वर्क करेंगे, उसकी बात कर रहे हैं, और चौथा है मुद्रा। मुद्रा का अर्थ होता है पैसे। इन सब की आवश्यकता होती है हमें संसाधन बनाने में, संसाधन से फिर उत्पादन करने में। पालमपुर की कहानी से हमें पता चलेगा कि गांव में इच्छित वस्तुएं और सेवाओं को उत्पादित करने के लिए संसाधनों को किस प्रकार समायोजित किया जाता है। इच्छित का मतलब जिन्हें हम चाहते हैं उन्हें उत्पन्न करने के लिए जो अलग अलग संसाधन है, जो प्राकृतिक हो सकता है, जो मानव निर्मित हो सकता है, मानव प्रयास हो सकता है, उसकी। फिर है, सबसे पहले हम इस गांव का परिचय जानते हैं। पालमपुर आस पड़ोस के गांव और कस्बों से अच्छी तरह से जुड़ा है, यानी कि यहाँ की सड़कें पक्की हैं। ये एक बड़ा गांव रायगंज इससे 3 किलोमीटर की दूरी पर है। मतलब बड़ा गांव है रायगंज जो इससे 3 किलोमीटर की दूरी पर है। प्रत्येक मौसम में यह सड़क गांव को रायगंज और अन्य छोटे मोटे कस्बे, एक कस्बा भी है वहां पर, जो छोटा सा शहर होता है ना, उसे कस्बा कहते हैं, शाहपुर से जोड़ती है। यानी कि अब अगर मैं आपसे पूछूं कि रायगंज एक बड़ा गांव जो पालमपुर के पड़ोस में है, शाहपुर ये एक कस्बा है। इस सड़क पर, जो सड़क इनको जोड़ रही है शाहपुर से रायगंज से, उस पर गुड़ और अन्य वस्तुओं से लदी हुई बैलगाड़ियां, भैंसा बग्गी, भैंसा बग्गी मतलब जिसमें वो भैंस जो है, मेल भैंस, उसे जोड़कर जो बग्गी बनाई जाती है उसे भैंसा बग्गी कहते हैं, से लेकर अन्य कई तरह के वाहन जैसे कि मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक, ये सब वहां पर चलते हैं। गांव में विभिन्न जाति के लोग लगभग 450 परिवार हैं। टोटल कितने परिवार हैं? 450, जिसमें से 80 परिवार ऐसे हैं जिनके पास अच्छी खासी जमीन है, जो उच्च जाति के जमींदार हैं। उनके पास मकान,
कुछ बहुत बड़े ईंट और सीमेंट के बने हुए हैं। फिर अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या जो है वो गांव की 1/3 है। 1/3 से आप समझ लीजिए कि अगर 450 परिवार है तो 150 जो है वो अनुसूचित जाति के लोगों की है। एक कोने में काफी छोटे से घरों में रहते हैं, कुछ मिट्टी के हैं, कुछ फूस के बने हुए हैं, लेकिन अधिकांश लोगों के घरों में बिजली है और खेतों में सभी नलकूप बिजली से ही चलते हैं। नलकूप क्या मतलब? ट्यूबवेल। वो किससे चलते हैं? बिजली से चलते हैं। और इनका उपयोग जो है वो छोटे मोटे प्रकार के कार्यों में किया जाता है। पालमपुर में 2 प्राथमिक विद्यालय यानी कि 2 प्राइमरी स्कूल हैं, एक हाई स्कूल है जहाँ पे 10वीं होती है ना, उसे हाई बोलते हैं, और गांव में एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, आपकी भाषा में आप इसे डिस्पेंसरी के रूप में देख सकते हैं, और एक निजी औषधालय। औषधालय का मतलब निजी जो है इसमें प्राइवेट हॉस्पिटल भी है जहां पर रोगियों का उपचार किया जाता है। देखिए ऊपर हमें क्या पता चला कि पालमपुर में सड़कें हैं, परिवहन के साधन है, बिजली, सिंचाई, नलकूप से सिंचाई की जाती है, विद्यालय और स्वास्थ्य केंद्रों के बारे में पता चला कि यहाँ पर सब विकसित तंत्र है। एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी हमें किस प्रकार से अलग अलग उत्पादन संबंधी गतिविधियों के बारे में बता रही है। ठीक है, उसके बाद है खेती यहाँ की प्रमुख क्रिया है, और जो खेती के अलावा बाकी क्रियाएं होती हैं उन्हें सबको गैर कृषि क्रियाएं कहा जाता है। देखिए जो खेती वाली क्रियाएं हैं उन्हें तो कृषि क्रियाएं कहा जाता है, और जो कार्य कृषि के बिना है दूसरे, जैसे कि वाहनों का चलाना, ठीक है, स्कूल हो गया, और ये स्वास्थ्य सेवाएं होगी, ये सब गैर कृषि में आती हैं। अब गैर कृषि में लघु विनिर्माण यानी कि औद्योगिक इकाइयां, छोटी मोटी, परिवहन, दुकानदारी, ये गैर कृषि में आती है। अब इन कुछ सामान्य बातों को जानने के बाद हम दोनों प्रकार की क्रियाओं पर बात करेंगे। अब है उत्पादन का संगठन। उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित करना होता है जिनकी हमें आवश्यकता होती है। समझ लीजिए अच्छे से कि उत्पादन क्या है। उत्पादन जो है किसी वस्तु का निर्माण करना, लेकिन उत्पादन का उद्देश्य क्या होता है? उन वस्तुओं का निर्माण करना जिनकी हमें आवश्यकता है। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए 4 चीजें आवश्यक होती हैं। पहली तो है भूमि, ठीक है, भूमि होनी बहुत जरूरी है यदि हमें उत्पादन करना है। और अन्य प्राकृतिक संसाधन जो इसी में जुड़े हुए हैं वो है जल, वन और खनिज। हमें चाहिए नंबर 1 पे भूमि और अन्य प्राकृतिक संसाधन, जैसे कि अन्य प्राकृतिक में जल भी चाहिए, वन भी चाहिए और खनिज भी। दूसरी आवश्यकता है श्रम। श्रम का मतलब जो लोग काम करेंगे। देखिए आपको उत्पादन करना है, जैसे फैक्ट्रियों में ये मशीनों पर काम करते हमें श्रमिक दिखाई दे रहे हैं ना, तो यहाँ पर उत्पादन हो रहा है। खेतों में लोग फसल का उत्पादन कर रहे हैं। सबसे पहले हमें क्या चाहिए? भूमि चाहिए। भूमि के साथ जुड़े हुए जल, वन, खनिज चाहिए। दूसरे नंबर पर श्रम। अगर लोग नहीं होंगे तो उत्पादन कौन करेगा? कुछ उत्पादन क्रियाओं में करने के लिए ज्यादा पढ़े लिखे कर्मचारियों की जरूरत होती है, कुशल कर्मियों की, जबकि कुछ में हमें शारीरिक कार्य करने वाले श्रमिकों की आवश्यकता होती है। मतलब 2 प्रकार के श्रमिक हो सकते हैं, एक कुशल और एक अकुशल। उसके बाद है तीसरी आवश्यकता है भौतिक पूंजी यानी कि रुपया, पैसा। ये ये किस काम आएगा? हमें ये आएगा अपनी जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसकी आगत खरीदने में। मतलब अगर मान लो मुझे गन्ने की मतलब गन्ना चाहिए, गन्ना, अगर शुगर मिल है तो हमें क्या चाहिए? गन्ना। और गन्ने के लिए हमें जिससे हम गन्ना खरीदेंगे किसान से, उसे पैसे तो देने पड़ेंगे। यदि हम कोई भी फसल उगाते हैं तब भी हमें बीज के लिए पैसे चाहिए होते हैं। फिर उसके बाद हैरो, कल्टीवेटर और ट्रैक्टर के लिए पैसे चाहिए होते हैं। तो हर कार्य करने के लिए, कोई भी उत्पादन पूर्ण रूप से हमारे सामने आने से पहले हमें पैसे की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमने श्रमिकों को उनकी मजदूरी भी तो देनी होती है ना। तो इसीलिए हमें भौतिक पूंजी भी चाहिए। ठीक है, अब भौतिक पूंजी में सिर्फ पैसा पैसा नहीं आता, इसमें भी 2 मदे आ जाती हैं। एक तो है औजार, मशीन और भवन। समझ लीजिए कि भौतिक पूंजी में क्या क्या आएगा। सबसे पहले है औजार, मशीन, भवन। इसमें जैसे किसान ने हल खरीदना है, जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर, ये सब हो सकते हैं, और ये स्थायी पूंजी कहलाते हैं। देखिए बच्चे, क्या होता है कि हमने खेतों में हर साल हर 6 महीने बाद फसल उगानी है, लेकिन ट्रैक्टर तो हम एक बार लेते हैं, औजार तो कोई सा भी हम एक बार लेते हैं, मशीनें हम एक बार लेते हैं। ऐसे ही अगर मुझे फैक्ट्री में सामान बनवाना है तो फैक्ट्री का जो भवन है वो तो हम एक बार लेंगे, फिर तो उनसे बनता रहेगा सामान। तो इसे बोलते हैं स्थायी पूंजी। उसके बाद है कच्चा माल और नगद मुद्रा।
उत्पादन में कई प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जैसे कि अगर बुनकर है उसे चाहिए सूत, कुम्हार को चाहिए मिट्टी। तो उत्पादन के दौरान भुगतान और जरूरी माल खरीदने के लिए हमें पैसे देने होते हैं। इसे बोला जाता है कार्यशील पूंजी। अब आपको समझ आया, स्थायी पूंजी वो है जिसमें औजार, मशीनें और भवन है जो नहीं बदलते, लेकिन कार्यशील पूंजी में कच्चा माल और नगद मुद्रा काम आएगी। क्यों आएगी, शामिल क्यों है? क्योंकि ये उत्पादन होते ही खत्म हो जाते हैं। ठीक है ना। जैसे ही हमने चीनी बना ली तो गन्ना खत्म। जैसे ही हमने चीनी बनाई तो जो हमने पैसे दिए थे, किसान को दिए थे, मजदूरों को दिए थे, जो भी हमें जहां पर भी पैसों की जरूरत पड़ी हमने वहां पर भरे, तो वो भी खत्म। औजार, मशीनें, भवनों से ये चीजें उत्पादन क्रिया करते ही समाप्त हो जाती हैं। चलिए, अब है चौथी आवश्यकता। चौथी आवश्यकता में जो है, आपको स्वयं उपभोक्ता हेतु और बाजार में बिक्री हेतु उत्पादन करने के लिए जो है एक योग्य, मतलब जो व्यक्ति ये सारे कार्य करेगा, ठीक है, बहुत योग्य है, ज्ञान और उद्यम की आवश्यकता होती है, और आजकल इसे मानव पूंजी कहा जाता है। मानव पूंजी के विषय में और अधिक जो है हम अगले लेक्चर में भी पढ़ेंगे। मतलब जिस व्यक्ति ने ये सारा कुछ अरेंज किया, मैनेज किया, सारा पैसा भी लगाया, औजार भी लगाए, और भूमि भी खरीदी, और श्रमिक भी रखे, ठीक है ना, तो वो व्यक्ति मानव पूंजी के रूप में सामने आता है। उसके बाद है उत्पादन भूमि, श्रम और पूंजी को संयोजित करके संगठित होता है, उसे उत्पादन के कारक कहते हैं। मतलब जिस जिस चीज की हमें आवश्यकता पड़ी उत्पादन करने में, उसे हम उत्पादन के कारक कहते हैं। आगे है पालमपुर में खेती। अब फिर हम अपने स्टोरी पर वापस लौटते हैं। पालमपुर में खेती जो है सबसे मेन क्रिया है, हम शुरू में पढ़ चुके हैं। 75% लोग जो है वो किसी न किसी रूप से अपनी जीविका के लिए, अपने खाने के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए खेती पर निर्भर हैं। वे किसान और कृषि श्रमिक हो सकते हैं, और इन लोगों के हित में इन लोगों का हित जो होता है वो खेतों से ही जुड़ा होता है। लेकिन याद रखिए कि कृषि उत्पादन में एक मूलभूत कठिनाई है। वो क्या है कि खेती में प्रयुक्त भूमि क्षेत्र जो है विस्तृत तो है, परंतु स्थिर होता है, वो बढ़ नहीं सकता। जनसंख्या तो बढ़ रही है लेकिन जमीन नहीं बढ़ रही। इसीलिए 1960 से आज तक जुताई के अंतर्गत भूमि क्षेत्र में कोई विस्तार नहीं हुआ। उस समय तक गांव में जो थोड़ी बहुत बंजर भूमि थी उन्हें कृषि योग्य रूप में बदल लिया गया है, ठीक है, परंतु आगे और गुंजाइश नहीं है कि हम भूमि ले आएंगे। चलो, अब भूमि को मापने के बारे में समझते हैं। भूमि को मापने की एक मानक इकाई होती है हेक्टेयर। जैसे कि अगर हमें कपड़ा मापना है तो हम मीटर का प्रयोग करते हैं, हमने दूध मापना है तो हम लीटर का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही यदि हमने भूमि को मापना है तो उसे हम हेक्टेयर के रूप में प्रयोग करते हैं, और इसे अलग अलग मापने का तरीका है, बीघा, गुंठा, जैसे क्षेत्रीय इकाइयां। मतलब कहीं पर इसे बीघा के रूप में मापा जाता है, कहीं इसे गुंठा के रूप में मापा जाता है। लेकिन अगर हम अपनी किताबी भाषा की बात करें तो 100 मीटर की भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल। अब देखिए 100 मीटर कैसे समझाऊं मैं आपको, कि हमें एक क्या करना है, एक स्क्वायर लेना है ऐसा, ठीक, और मान लीजिए इसके इधर भी क्या है कि ये भुजा भी 100 है, ये भी 100 है, ये वाली भी 100 है, और ये 100 मीटर, 100 मीटर की भुजा वाला, ये 100 मीटर की भुजा है, और ये भी 100 मीटर की है, तो इसमें क्या 100 मीटर की भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है, उसे हेक्टेयर कहते हैं। अब आपके लिए हमारे एनसीईआरटी वालों ने एक छोटा सा काम दिया है कि अपने स्कूल का मैदान मापिए कि वो कितना है। ठीक है, आप चाहे तो इसे कर सकते हैं, करना भी हमें चाहिए क्योंकि ये बहुत ही लाभदायक होता है। बढ़ते हैं आगे। क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई और तरीका है? देखिए, हमने अभी देखा कि हम अपनी जमीन नहीं बढ़ा सकते और लोग लगातार बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन आता है कि क्या हम जितनी जमीन हमारे पास है उसमें से अधिक पैदावार निकाल सकते हैं? तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखिए, जिस प्रकार की फसल पैदा की जाती है, जैसी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, उसे देखते हुए पालमपुर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग के गांव की तरह ही लगता है। पालमपुर एक उत्तर प्रदेश में भी गांव है पालम।
पालमपुर में समस्त भूमि पर खेती की जाती है, कोई भूमि बेकार नहीं छोड़ी जाती। बरसात के मौसम में खरीफ खरीफ सीजन होता है जो जहाँ पर ज्वार बाजरा चावल उगाए जाते हैं और पशुओं के लिए चारा भी उगाया जाता है। उसके बाद अक्टूबर से दिसंबर के बीच में आलू की खेती की जाती है। सर्दियों के मौसम को रबी कहा जाता है, तब यहाँ पर गेहूं उगाया जाता है। और जो लोग हैं वो अपने खाने के लिए, जितने साल भर खाने के लिए गेहूं की आवश्यकता होती है, वो गेहूं रख के बाकी जो है रायगंज की मंडियों में बेच देते हैं। तो प्यारे बच्चे बताइए, रायगंज क्या है? बड़ा गांव, ठीक है ना। पालमपुर गांव के नजदीक ही 3 किलोमीटर की दूरी पर एक बड़ा गांव। तो कस्बा कौन सा था? शाहपुर। भूमि के एक भाग में गन्ने की खेती भी की जाती है, जिसकी वर्ष में एक बार कटाई की जाती है, क्योंकि गन्ना जो है रोपण कृषि है, वो पूरे वर्ष के लिए, एक वर्ष के लिए उगाया जाता है। गन्ना अपने कच्चे रूप में या गुड़ के रूप में शाहपुर के व्यापारियों को बेचा जाता है। और गन्ने की फसल कहाँ जाती है? शाहपुर के व्यापारियों को। उसके बाद है पालमपुर में एक वर्ष में किसान लगभग 3 फसलें उगा पाते हैं, क्योंकि सिंचाई की व्यवस्था बहुत अच्छी है, बिजली भी आ गई है। इसका ये प्रभाव पड़ा कि सिंचाई की पद्धति ही बदल गई। पहले लोग रहट का प्रयोग करते थे, अगर आपने सुना हो तो पुराने या फिल्में देखी हो, तो पहले क्या होता था, कुआं होता था, कुएं के आसपास जो था पानी निकालने के लिए 2 बैलों की जोड़ी लगा दी जाती थी जो चलती थी, और एक बड़ा सा चक्कर होता था, उसमें बाल्टियां बंधी होती थी, वो कुएं से पानी भरती थी, उसे रहट कहा जाता था। पहले उससे सिंचाई करते थे, लेकिन जब बिजली आई तो सीधा बिजली से चलने वाले ट्यूबवेल, नलकूप आ गए, जो कि बहुत ही फायदेमंद हुए। उसके बाद है प्रारंभ में नलकूप जो थे सरकार द्वारा लगाए गए, लेकिन फिर धीरे धीरे किसानों ने अपने प्राइवेट नलकूप लगा लिए, और 1970 के मध्य तक 200 हेक्टेयर के पूरे जुटे हुए सिंचाई क्षेत्र में सिंचाई होने लगी। भारत के सभी गांवों में जो है वो बड़ी हाई लेवल की सिंचाई व्यवस्था तो नहीं है, खेतों को पानी देने की व्यवस्था को सिंचाई व्यवस्था कहते हैं, लेकिन जो मैदानी या फिर नदियां इलाका है, वहां पर सिंचाई के क्षेत्र अच्छे हैं। जबकि जो पठारी एरिया है दक्षिण भारत का, वहां पर सिंचाई के साधन कम है। फिर भी अगर हम कहें तो कुल क्षेत्र का 40% भाग जो है से कम क्षेत्र पर ही अच्छी सिंचाई हो पाती है, यानी कि 60% हिस्सा जो है आज भी वर्षा पर निर्भर है। अच्छी वर्षा, अच्छी फसल, खराब वर्षा तो खराब फसल, ठीक है ना। अच्छा, अब हमने यहाँ पर देखा कि किसान जो है 3 फसलें उगा रहे हैं। पहले तो खरीफ की फसल, ज्वार बाजरा चारा, उसके बाद आलू की फसल, और उसके बाद रबी की फसल। अब देखो, एक वर्ष में एक भूमि पर एक से ज्यादा यदि फसलें उगाई जाती है, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा, उसे बोलते हैं बहुविध फसल प्रणाली, ठीक है। और ये बड़ी सामान्य है, एक टुकड़े पर एक साल में एक से अधिक फसलें उगाना। जैसे कि हमने देखा कि पिछले 15-20 वर्षों में लोग जो है तीसरी फसल के रूप में आलू पैदा कर रहे हैं। उसके बाद है ये ग्राफ दिया हुआ है कि कैसे कैसे जो है जुताई क्षेत्र में परिवर्तन हुआ है समय दर समय, साल दर साल। जुताई मतलब जहां पर लोग जोतने का काम करते हैं, पर हल की मदद से खेत को बहा लेते हैं। आप पालमपुर में पैदा की जाने वाली फसलों के बारे में पढ़ चुके हैं कि कौन कौन सी होती हैं। फिर हमने वो कुछ बहुविध प्रणाली के तरीके भी देखे। दूसरा तरीका भी है, एक तो है कि एक साल में एक से अधिक फसलें उगाना, दूसरा है आधुनिक कृषि विधियों का प्रयोग करना। बहुत अच्छा पॉइंट है ये, क्योंकि इसका प्रयोग मुख्य रूप से पंजाब हरियाणा में होता है कि अधिक बढ़िया तरीके से फसल पैदा करना, ताकि उत्पादन जो है 2, 3, 10 गुना तक बढ़ जाए। 1960 के दशक तक क्या था कि हम पारंपरिक बीजों का प्रयोग करते थे, देसी बीजों का प्रयोग करते थे, जो कि बड़ी उन्नत किस्म के लैब में तैयार नहीं की जाते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही सिंचाई की व्यवस्था अच्छी होती चली गई, उर्वरक मतलब खाद आ गई, प्राकृतिक खाद का प्रयोग भी हुआ, लेकिन साथ में रासायनिक खाद भी आ गई। अब किसानों के जो फसल का तरीका था उगाने का, वो बदल चुका था। 1960 के दशक में हरी क्रांति आई। हरी क्रांति में क्या था, सबसे बड़ी बात कि बहुत ही बढ़िया किस्म के बीज बनाए गए, और उन बीजों ने जो है गेहूं और चावल की खेती के तरीके ही बदल दिए। HYB, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, इनसे ज्यादा फसल होने लगी। अब देखिए, ये है आधुनिक विधियां। देखो, सबसे पहले है आधुनिक उपज वाले बीज, फिर हमने डाली रासायनिक खाद, इसके अलावा कीड़ा न लग जाए कीटनाशक। फिर सिंचाई में देखो, हम नहरों का प्रयोग कर सकते हैं, हम पंप सेट का प्रयोग कर सकते हैं, बिजली का, बांध का, ये सारे तरीकों से हम सिंचाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर फिर भी दवाई छिड़कनी पड़ती है वो भी छिड़केंगे, फिर खेती से गहाई भी करेंगे। इस प्रकार से ये सब वो आदत है जो कि हमारी फसल को बहुत हाई लेवल पर ले जाएगी।
ये हरी क्रांति की देन है जो कि 1960 के दशक में आई। मात्रा बहुत बड़ी मात्रा में अनाज पैदा होने की आशा थी। परिणाम स्वरूप जमीन के उसी टुकड़े में पहले की अपेक्षा बहुत अधिक अनाज होने भी लगा। अलग-अलग प्रजातियों के बीज बीजने से हमें अब बहुत ज्यादा पानी, रासायनिक खाद और कीटनाशकों की आवश्यकता भी पड़ी। सिंचाई और रासायनिक उर्वरक के संयोजन से ही ये संभव था कि इतने हाई लेवल की खेती हो पाती। भारत में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में आधुनिक तरीकों का सबसे पहले प्रयोग किया गया। यहाँ पर क्योंकि नलकूप थे, HYV बीज थे, रासायनिक खादें थी और कीटनाशकों का प्रयोग किया गया, जिसके कारण क्या था, पैदावार कहीं से कहीं पहुंच गई। पालमपुर में जो है गेहूं की उपज जो पहले 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी, अब 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गई। देखिए डबल से भी आगे, ठीक है ना। अब जितनी आवश्यकता थी किसान उतना अनाज अपने पास रखकर बाकी सारा जो था वो बेच देता था। हमने कुछ आरेख बनाकर भी इसको समझाने का प्रयास किया है, ठीक है ना। तो ये सारी बातें जो है हमारे सामने आ जाती हैं। फिर क्या है कि जो हम ये इतनी खाद पा रहे हैं, इतने कीटनाशक दे रहे हैं, इतना हम सिंचाई कर रहे हैं, हर चीज की एक सीमा होती है। क्या भूमि भी तो एक प्राकृतिक संसाधन है, क्या वो ये सब कुछ सहन कर पाएगी? तो यहाँ पर बहुत बड़ी बात है। जैसे ही ठीक है हरी क्रांति हुई, लेकिन इसका विरोध भी बहुत ज्यादा हुआ। सबने कहा कि भूमि नष्ट हो जाएगी कुछ सालों में। तब वैज्ञानिक रिपोर्टों से संकेत मिला कि हमें अति उपयोग नहीं करना है, हमें सावधानी पूर्वक प्रयोग करना है, क्योंकि उर्वरक के अधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता कम हो गई है। नलकूपों से सिंचाई करने के कारण जो भूमि के नीचे जल है उसका स्तर और नीचे चला गया, पानी मिलने की संभावना कम हो गई है। अब इसीलिए जरूरी है कि हम कृषि से फायदा उठाएं, हम हरी क्रांति के फायदे उठाएं, लेकिन इनका प्रयोग सावधानी पूर्वक करें। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले पीढ़ियों के पास खेती योग्य जमीन बचे ही ना। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये एक छोटा सा खेत है जिसके द्वारा समझाया गया कि भूमि का वितरण किस प्रकार से, किसी के पास बड़े बड़े खेत हैं तो किसी के पास छोटे छोटे खेत हैं। उसके बाद है रासायनिक उर्वरक क्या है, एक ऐसे खनिज है जो पानी में घुल जाते हैं और पौधे को ग्लूकोन डी की तरह हेल्प करते हैं बढ़ने में, लेकिन मिट्टी इन्हें लंबे समय तक धारण नहीं कर सकती। इसीलिए निकालकर भूजल यानी कि जो जमीन के नीचे जल है, नदी और तालाबों को प्रदूषित कर देती है। ये रिपोर्ट्स हैं जिन्होंने बताया है कि किस प्रकार से ज्यादा अति प्रयोग करने से, आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करने से हमारी भूमि को नुकसान हो रहा है। फिर है पालमपुर के किसानों में भूमि का वितरण किस प्रकार से। देखिए हमने पहले भी पढ़ा था कि 80 परिवार ऐसे हैं जिनके पास अच्छी खासी जमीन है, जो तकड़े जमींदार हैं, और जबकि 150 परिवार ऐसे हैं जो दलित हैं और जिनके पास जमीन नहीं है। बाकी परिवार जो है, देखिए आप ध्यान से पढ़ते हैं सारा कुछ। इसमें लिखा है पालमपुर में 450 परिवारों में से 1/3 अर्थात 150 परिवार ऐसे हैं जिनके पास जमीन नहीं है और वे ज्यादातर दलित हैं। बाकी परिवारों में 240 परिवार ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम होगी है, मतलब बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है। तो भूमि के ऐसे टुकड़ों पर खेती करने से किसान को पर्याप्त आमदनी प्राप्त नहीं होती। 2.25 हेक्टेयर जो भूमि है, एक किसान है गोविंद, उसकी असिंचित भूमि है, मतलब उसके पास सिंचाई करने का कोई साधन नहीं है। गोविंद अपने 3 पुत्रों की मदद से यहाँ पर खेती भी करता है। अपने परिवार में एक भैंस से होने वाली अतिरिक्त आय से वो गुजारा तो कर लेता है, लेकिन जब गोविंद की मृत्यु हो जाती है तो जमीन जो है वो उसके 3 पुत्रों में बढ़ जाती है और सबको आती है 0.75, 0.75, 0.75। अब इस व्यवस्था जहाँ सिंचाई भी नहीं है, कोई आधुनिक तकनीक भी नहीं है, बताइए गोविंद के बेटे अपना गुजारा कैसे करेंगे। तो इसीलिए भूमि बढ़ नहीं सकती, तो हमें कुछ और तरीके जो है ढूंढने पड़ते हैं। तो हमने ऊपर देखा था कि किसी के पास बड़े खेत हैं, किसी के पास बहुत छोटे हैं। पालमपुर में मझोले और बड़े किसानों के 60 परिवार हैं जो 2 हेक्टेयर से अधिक 10 हेक्टेयर तक की भूमि रखते हैं, वो थोड़े से ही परिवार हैं। अब देखिए यहाँ पर खेतों में ही कितने कार्य हैं, कोई कटाई कर रहा है तो कोई जुताई कर रहा है, इसे जुताई करना बोलते हैं, ये पानी दे रहा है और ये जो है ये कीटनाशकों का छिड़काव कर रहा है। फिर यहाँ पर भी जो है आधुनिक और परंपरागत विधियों से जुताई की जा रही है। ये परंपरागत है तरीका खेत की जुताई करने का, ये आधुनिक है। उसके बाद है कि कृषि और कृषकों के पास भूमि का वितरण, ठीक है। मझोले और बड़े कृषि जिनके पास 2 हेक्टेयर से अधिक है,
वो तो है 55, और सीमांत और छोटे कृषक जिनके पास है 2 हेक्टेयर से कम, और जो बहुत बड़ी जनसंख्या है उसके पास तो है ही नहीं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे है श्रम की व्यवस्था कौन करेगा। भूमि के पश्चात श्रम उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक है। देखिए, अब भूमि में जितनी थी वो प्रयोग हो गई। ठीक, अब भूमि के बाद है कि हमें चाहिए श्रमिक जो खेतों में काम करेंगे। तो छोटे किसान अपने परिवार के साथ आप ही काम कर लेते हैं, क्योंकि 2 एकड़ जमीन है, यदि 2 हेक्टेयर का बताइए उसमें कैसे काम करेंगे, खुद परिवार की सहायता से कर लेते हैं। और खेती के लिए आवश्यक श्रम की व्यवस्था भी स्वयं ही करेंगे। मझोले और बड़े किसान क्या करते हैं, दूसरे श्रमिकों को अपने पास किराए पर रख लेते हैं। खेतों में काम करने के लिए श्रमिक या तो भूमिहीन परिवारों से आते हैं या बहुत छोटे छोटे प्लाटों से खेती करने के लिए आते हैं। खेतों में काम करने वाले श्रमिकों का ये छोटा सा एक पहरा है हमारे पास। आजकल काम मिलना कठिन है। ये जो किसान है, केवल बड़े किसान हमें रखते हैं, वह भी बहुत कम दिनों के लिए। उधर महिला है घनश्याम, एक बड़ा किसान है, उसने अभी अभी हार्वेस्टर खरीदा है, इसीलिए इस वर्ष कटाई के मौसम में हमें और भी काम कम मिलेगा, क्योंकि मशीन आगे तो कहते हैं हमें काम नहीं मिलेगा, अब हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर ये किसान कहता है कि हमारे पास जुताई के लिए ट्रैक्टर, कटाई के लिए हार्वेस्टर और गहाई के लिए थ्रेशर है। यहाँ तक कि खरपतवार को साफ करने के लिए कुछ किसान खरपतवार नाशकों को ही छिड़क लेते हैं। फिर वो महिला कहती है, इस वर्ष मुझे रायगंज में ईंट भट्टे पर काम करने की तलाश करनी पड़ेगी, क्योंकि खेतों का काम तो मशीनें करने लग गई है और मेरी स्थिति भी ज्यादा। फिर उसके बाद ये किसान कहता है, मुझे स्थानीय शाहूकार से के 2,000 रुपए देने हैं, क्योंकि मैंने पिछली गर्मियों में 1,000 रुपए दिए थे, जो अब क्योंकि मैं चुका नहीं पाया समय पर, तो वो 2,000 हो गए और मुझे तो भोजन भी बड़े मुश्किल से मिलता है। फिर ये महिला कहती है कि हाँ, स्थिति तो मेरी भी ऐसी है, मुझे भी ऋण चाहिए, लेकिन शाहूकार ने मुझे ऋण देने से मना कर दिया। ये दोनों है कौन, ये जो पुरुष है ये डाला है, और जो ये महिला है ये रामकली है। डाला और रामकली जो है गांव के सबसे निर्धन लोगों में से है, जिनकी व्यथा हमने अभी जानी। उसके बाद है फसल पर जो है गरीब लोग, उसका कोई फसल पर अधिकार नहीं होता, जैसा कि किसानों का होता है, बल्कि उन्हें तो सिर्फ मजदूरी मिलती है जिसके लिए वे काम करते हैं। मजदूरी नगद या वस्तु या अनाज के रूप में हो सकती है। हमने देखा होगा गाँव में कि लोग जो है वो जब मजदूरों से काम करवाते हैं तो उन्हें अनाज या दूध भी दे देते हैं कई बार, और कभी कभी श्रमिकों को भोजन भी दे दिया जाता है। मजदूरी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र और एक फसल से दूसरी फसल और खेत में एक से दूसरे कृषि कार्य जैसे बुहाई कटाई के लिए अलग अलग होती है। मतलब जो ये दिहाड़ी मिलती है ना मजदूरी किसानों को, ये श्रमिकों को, वो अलग अलग होती है, वर्क टू वर्क होती है। बस आज हम इतना ही करेंगे। अगली वीडियो में हम रेस्ट लेसन को जो बचा हुआ है उसको करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सा पहले जो हमने किया है उसके ऊपर विचार कर लेना चाहिए। तो आपके मन में जो भी क्वेश्चन बनते हो, जितना हमने आज वीडियो पढ़ी है, ये हमें लिख दीजिए, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इन्हें अवश्य डिस्कस करेंगे। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।